हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे आप लोग? होप आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर। न्यू पीपीटी आ गई है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट की, और यहां पर हमारा स्टार्ट हो रहा है लेक्चर नंबर 01। खैर ये ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं चलेगा यार, आधे घंटे में छोड़ दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, ओके ओके सर, फटाफट से। वैसे तो आज कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें आधा घंटा ही डिस्कस करना है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के बारे में। ठीक है, तो यहां पर पहले हम लोग समझते हैं फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है ना। कहां गया भैया किताब? ओह, किताब कहां चली गई? ओ माई गॉड्स, ओ माई गॉड्स। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आराध्या टाइप्ड नोट्स आएंगे, उन्हें देख लेना। ठीक है, चलिए चलिए सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इसका बेसिक स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर कैसा है वो समझ लेते हैं एक बारी। बेसिक स्ट्रक्चर, अगर मैं जाता हूं बेसिक स्ट्रक्चर पर, क्या आपको एक्ट की कॉपी दिख रही है? यस सर दिख रही है, द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जिसमें चैप्टर नंबर 1 प्रीलिमिनरी यानी बेसिक बातें, चैप्टर नंबर 2 ठीक है फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड, चैप्टर नंबर 3 ऑथराइज्ड पर्सन से रिलेटेड, ऐसे करते हुए अगर आप देखोगे 7 चैप्टर्स तक ये चैप्टर जा रहा है। यस और नो? कितने चैप्टर्स तक ये चैप्टर जा रहा है जल्दी बताइए। एक्ट में फेमा में कितने चैप्टर्स हैं? 7 चैप्टर्स हैं बेटा। जैसे कंपनीज एक्ट में 29 चैप्टर्स थे, यहां पर 7 चैप्टर्स है, यानी कंपनीज एक्ट से बहुत बड़ा एक्ट है या कंपनीज एक्ट के मुकाबले छोटा एक्ट है? कंपनीज एक्ट के मुकाबले छोटा एक्ट है। ठीक है, उसके बाद सेक्शन कितने हैं बेटा? ओ माय गॉड्स, सेक्शन है 49 सेक्शंस आपके यहां पर दिए गए हैं। इसके बाद से एक्ट चालू हो जाता है, इसके बाद से एक्ट चालू हो जाता है। ये 1999 का 42nd एक्ट है। कौन सा? 42 नंबर का एक्ट है। ये क्या दिया हुआ है, कोई बता सकता है? स्टार्टिंग में यहां पर पता नहीं है क्या दिया हुआ है, ये पढ़कर बताओ। कौन बताएगा इस चीज को हम किस नाम से बुलाते हैं? इस चीज को हम किस नाम से बुलाते हैं? ये पढ़कर बताओ। एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू फॉरेन एक्सचेंज विद द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड पेमेंट, पता नहीं क्या क्या लिख दिया भाई साहब। इसको क्या बोला जाता है बेटा? प्रीएम्बल। बिल्कुल सही कहा आपने, ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का प्रीएम्बल है। दिस इज एग्जांपल ऑफ प्रीएम्बल। ठीक है, ये प्रीएम्बल क्या बता रहा है बेटा? इस एक्ट का स्कोप बताता है, इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव। देखो इसमें तो वर्ड भी लिखा हुआ है, इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव की ये एक्ट क्यों लाया गया, इस एक्ट का पर्पस बताता है। और इसीलिए ये एक्ट में शुरू में ही मेंशन होता है कि ये एक्ट को क्यों लाया गया है। ओके सर, जैसा कि रिसेंटली मैं आपको बताता हूं कि कई सारी चीजों से इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज आता है और कई सारी चीजों से फॉरेन एक्सचेंज जाता है। पहली बात अगर हम करें तो बेटा फॉरेन एक्सचेंज, इंडिया में जो फॉरेन एक्सचेंज है यानी जो फॉरेन करेंसी है, फॉरेन करेंसी कौन क्यों आती होगी? क्या क्या रीजन हो सकते हैं इंडिया में फॉरेन करेंसी आने के? क्या क्या रीजन हो सकते हैं इंडिया में फॉरेन करेंसी आने के? सर अगर इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है, अगर इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है तो उससे
फॉरेन करेंसी इंडिया में आती है, फॉरेन करेंसी इंडिया में आती है, इंडिया में आती है, ठीक है, इंडिया में इनफ्लो होता है। अगर हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं तो बदले में हमें आती है, ठीक है, ओके। उसके बाद फॉरेन करेंसी इंडिया से जाती कब होगी, फॉरेन करेंसी इंडिया से आउटफ्लो कब होता होगा, इंडिया से आउटफ्लो कब होता होगा, कब होता होगा, जब हम लोग क्या करते होंगे, इंपोर्ट करते होंगे, यानी हम बाहर की कंट्री से अगर कोई भी सामान मंगाते हैं तो उससे इंडिया से फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो हो जाता है, ठीक है, ओके सर। अब यहां पर अगर मैं बात करता हूं, यहां पर अगर मैं बात करता हूं और क्या रीजन हो सकते हैं बेटा, अभी गुरप्रीत सर दुबई घूमने गए थे, दुबई घूमने गए थे, आप मुझे बताइए इससे इंडिया के फॉरेन करेंसी बढ़ी है या फॉरेन करेंसी कम हुई है, बताइए। अभी गुरप्रीत सर दुबई घूमने गए थे तो इससे फॉरेन करेंसी इंडिया की कम होती होगी या बढ़ती होगी, कम हुई होगी, कम हुई होगी, आउटफ्लो हुआ। सो अगर इंडियंस आउटसाइड जाएंगे, अगर इंडियंस आउटसाइड जाएंगे फॉर टूरिज्म, टूरिज्म पर्पस के लिए, तो उससे हमारी फॉरेन करेंसी बिल्कुल आउटफ्लो जो है, आउटफ्लो होता है, कम होती है, ठीक है। अगर हो सकता है टूरिज्म के लिए जाएं, हो सकता है यहां पर उस बीमारी का इलाज नहीं है, इंडिया का बेस्ट डॉक्टर दुबई में बैठा हुआ है, इंडिया का कह रहा हूं सॉरी, वर्ल्ड का बेस्ट डॉक्टर उस बीमारी का दुबई में बैठा हुआ है, तो हो सकता है मैं मेडिकल इमरजेंसी की वजह से भी तो जा सकता हूं, क्योंकि यहां पर उस चीज का इलाज पॉसिबल नहीं है, मेडिकल इमरजेंसी की वजह से जा सकता हूं, है ना, ओके। लेकिन अगर बाहर के लोग टूरिस्ट इंडिया में आते हैं इनक्रेडिबल इंडिया को देखने, तो उससे क्या होता है मेरे बच्चा, उससे इंडिया में फॉरेन करेंसी का फ्लो बढ़ता है। मुझे बताइए, अगर गुरप्रीत सर यहां से बैठकर दुबई में ब्रांच खोलना चाहते हैं, यहां से बैठकर अगर मैं दुबई में ब्रांच खोलना चाहता हूं, धंधा करना चाहता हूं, उसके लिए मेरा फॉरेन करेंसी कम होगा या फॉरेन करेंसी बढ़ेगा, क्या लगता है? अगर गुरप्रीत सर अपना बिजनेस दुबई में एक ब्रांच खोलना चाहता हूं, एक ब्रांच खोलना चाहता हूं, तो उससे क्या होगा, इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा? गुरप्रीत सर जो कि इंडिया के हैं, दुबई में ब्रांच खोलना चाहते हैं, उससे क्या होगा? तो बेटा जब आप सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करोगे, क्या मुझे इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले आउटफ्लो होगा, सबसे पहले क्या होगा, आउटफ्लो होगा, क्योंकि वहां पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर वहां पर प्रॉफिट हुआ, अगर वहां पर प्रॉफिट हुआ तो उससे होगा इनफ्लो, समझे कि नहीं? अगर वहां प्रॉफिट हुआ, जो कि पक्का नहीं है, बट अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट से होगा इनफ्लो, लेकिन जब आप पहली टाइम बाहर इन्वेस्टमेंट करोगे तो आउटफ्लो होगा, ठीक है, ओके सर। सिमिलरली अगर बाहर की कोई कंपनी है, मान लीजिए एक कंपनी है डोकोमो लिमिटेड, एक कंपनी है डोकोमो लिमिटेड,
जो कि आउटसाइड इंडिया है। कहां है? आउटसाइड इंडिया है, और वो अपनी इंडिया में सब्सिडियरी खोलना चाहती है, इंडिया में सब्सिडियरी खोलना चाहती है, तो इसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा? जैसे ही वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, जैसे ही वो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इंडिया में आएगी फॉरेन करेंसी, इन्वेस्टमेंट से आएगी फॉरेन करेंसी, साथ में बढ़ेगा इंडिया में एम्प्लॉयमेंट। साथ में क्या बढ़ेगा बेटा? एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। यस और नो? फॉरेन करेंसी भी आएगी, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। आज की तारीख में तो इंडिया में एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज्यादा नीड है भाई कि एम्प्लॉयमेंट बढ़े। यस और नो? लेकिन जब ये सब्सिडियरी प्रॉफिट कमाएगी, उस प्रॉफिट में से इनकम टैक्स को पे करने के बाद, यस और नो? इनकम टैक्स तुम पढ़ रहे हो ना भाई, इनकम टैक्स, क्योंकि वो इनकम एक्रू और अराइज कहां हो रही है? इंडिया में हो रही है। तो उस प्रॉफिट को टैक्स भरने के बाद कहां भेज देगी? डोकोमो लिमिटेड को डिविडेंड की फॉर्म में भेज दिया जाएगा। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है क्या? यस सर। इसी चीज की मैनेजमेंट के लिए मुझे बताइए, मान लीजिए कौन है हमारी क्लास में? मयूरी मैडम। मयूरी मैडम की बात करते हैं। पूरा नाम क्या इनका? मयूरी। नाम नहीं पढ़ा जा रहा पूरा, छोड़ो, फिर कुछ गलत ले लिया इधर उधर तो कहेंगे अरे गुरप्रीत सर तो मेरा नाम भी नहीं ले पाते हैं। ऐसा करते हैं, सिंपल नाम ले लेते हैं, मुस्कान शर्मा। ठीक है, मुस्कान शर्मा के पास, मुस्कान शर्मा के पास 5 लाख रुपए, 5 लाख इंडियन रुपीज हैं। कितने रुपीज हैं बेटा? 5 लाख इंडियन रुपीज है, और ये कन्वर्ट कराना चाहती है, ये कन्वर्ट कराना चाहती है इन्हें यूएस डॉलर्स में। सबसे पहले बताइए, अगर इसे यूएस डॉलर में कन्वर्ट कराना है तो मुस्कान शर्मा को किसके पास जाना पड़ेगा? जल्दी बताइए, मुस्कान शर्मा को किसके पास जाना पड़ेगा? मुस्कान शर्मा जाएगी बेटा ऑथोराइज्ड डीलर के पास, ऑथोराइज्ड डीलर के पास जाएगी, जो फॉरेन एक्सचेंज करके देता होगा। हो सकता है वो कोई बैंक हो सकता है वो बैंक ना हो, लेकिन सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज चेंज करने का काम करता हो। ठीक है, ओके। वो चार्ज करेगा कमीशन। क्या ऑथोराइज्ड डीलर मुस्कान से बिना पर्पस पूछे, बिना पर्पस जाने, क्या वो मुस्कान को यूएस डॉलर दे सकता है या नहीं दे सकता? क्या मुस्कान कह रही है मुझे पर्पस नहीं बताना, तुम्हें क्या मतलब, मैं 5 लाख रुपए दे रही हूं, जैसे 5 लाख रुपए का और कोई सामान खरीदती हूं वैसे ही मुझे डॉलर्स भी दे दो। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले वो आपसे पूछेगा पर्पस। आपका पर्पस क्या है? हो सकता है मुस्कान यूएस में टूरिस्ट बन के जाना चाहती हो, कह रही है मैं तो टूरिस्ट बन के जाना चाहती हूं। क्या वो सिर्फ ये कहने का कि मैं टूरिस्ट बन के जाना चाहती हूं दे देगा? नहीं। अगर आपने कहा कि आप टूरिस्ट बन के जाना चाहती हो तो वो आपसे मांगेगा वीजा, कहेगा वीजा दिखाओ, वीजा दिखाओ अपना, तुम्हारे पास वीजा होना चाहिए, तुम्हारे पास टिकट होनी चाहिए उस कंट्री की, तभी तो तुम जा रहे हो। कह रहे देने को रेडी हैं, लेकिन पहले वीजा और टिकट दिखाओ, उसके बिना नहीं देंगे। ठीक है, अगर वो कहती है कि मैं यूएस हायर स्टडी के लिए जा रही हूं, मैं यूएस पढ़ाई करने जा रही हूं, तो वो क्या मांगेंगे? अगेन स्टूडेंट वीजा मांगेंगे, स्टूडेंट वीजा।
साथ में आपसे मांगेंगे एप्लीकेशन कि आपकी एप्लीकेशन जो आपने उस यूनिवर्सिटी में दी है, वो एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी में दी है, उसका अप्रूवल माना जाएगा। उसके बाद हो सकता है वो कहे कि नहीं, मेरी यूएस में जॉब लग गई है, मैं एज एम्प्लॉय जाना चाहती हूं, मैं एज एम्प्लॉय जाना चाहती हूं। ठीक है, ओके ओके सर। यूएस में जब हम एम्प्लॉय बन के जाते हैं, यूएस में जब हम एम्प्लॉय बन के जाते हैं, उस केस में वो आपसे मांगेगा एम्प्लॉयमेंट लेटर। क्या मांगेगा? एम्प्लॉयमेंट लेटर। भाई आपके पास उस कंपनी का एम्प्लॉयमेंट लेटर होगा ना, लेटर ऑफ ऑफर, ऑफर लेटर दिखाओ, वो मांगा जाएगा। और आपका एम्प्लॉय वीजा, और आपका एम्प्लॉय वीजा, यानी इंडियन रुपीस को दूसरी कंट्री की करेंसी में कन्वर्ट कराना इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। आप यहां पर अपने, मेरे पास पैसा है और मैं जितना चाहूं उतना कन्वर्ट कर लूं, यह पॉसिबल नहीं है, यह पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्लियर है क्या सबको ये बात? यस और नो? यस सर, कि इंडियन रुपीस को अगर आप, और ये आपका इतना ही नहीं, वो आपसे पैन की कॉपी भी मांगेगा। आपकी ये बात को फॉर्म भर के, फेमा के अंदर एक फॉर्म भरा जाता है, मैंने भी भरा था, वो फॉर्म भर के कि भैया मैं इस पर्पस के लिए जा रहा हूं, और ये रिपोर्टिंग हो जाती है कि भाई हम बाहर जा रहे हैं। कि कौन है भाई? श्रीनिवास पूछ रहा है सर आप हैंड राइटिंग नोट्स टाइपिंग करके कब दोगे, प्लीज बता दो वरना मैं आपकी जान ले लूंगा। बेटा श्रीनिवास, बस मैं ये कहना चाहता हूं, टाइप्ड नोट मेरे पास आ चुके हैं, मुझे उन्हें रिव्यू करना है, उसे लगता है टाइम। अगर तुम मुझ पर दोगे प्रेशर, तो जैसे टाइप होकर आए मैं वैसे ही डलवा दूंगा, मैं नहीं देखने वाला फिर कुछ, फिर उसमें इधर उधर टाइपिंग मिस्टेक होगी, तुम रात को बैठ के रोगे। तो आप ये मान लीजिए कि उन नोट्स को आने में टाइम लगेगा, क्योंकि मैं हर 2 दिन में एक यूनिट कंप्लीट करूंगा आपके सिलेबस कंप्लीट होने के बाद। चलिए, चलिए, ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट मेरे बच्चा ये है कि मान लीजिए कि अगर कोई बाहर की कंपनी आती है, मान लीजिए हाँ एमिरेट्स एयरलाइंस। कौन सी एयरलाइंस? एमिरेट्स एयरलाइंस इंडिया में अपनी फ्लाइट्स उड़ाना चाहती हैं, इंडिया में अपनी फ्लाइट्स उड़ाना चाहती है। आज की तारीख में इंडिया में बेटा अपनी फ्लाइट्स कौन कौन सी एयरलाइंस इंडिया की हैं? कौन कौन सी है सर? एयर इंडिया है, बिल्कुल सही। नंबर 1 पे एयर इंडिया की स्पेलिंग कैसे गलत हो गई? एयर इंडिया है। उसके बाद भैया कौन है? इंडिगो है, जो हमेशा लेट हो जाती है। यस और नो? हमेशा लेट हो जाती है, मैं जब भी गया हूं। हाउएवर बहुत सस्ती है इसकी फ्लाइट। इंडिगो इस टाइम प्राइस जो है वो एकदम ऐसा कॉम्पिटिटिव दे रही है कि बाकी कोई प्लेयर नहीं देता है। ठीक है, ओके सर। उसके बाद एयर इंडिया, इंडिगो, और कौन सी है? स्पाइस जेट है। खैर स्पाइस जेट तो अब आपको नहीं दिखेगी क्योंकि इंसॉल्वेंसी में चल रखी है। बट अगर एमिरेट्स एयरलाइंस इंडिया में आ जाती है और इंडिगो से भी कम प्राइस देना स्टार्ट कर देती है, कम प्राइस और बेटर क्वालिटी देना स्टार्ट कर देती है, इससे क्या नुकसान होगा कोई बता सकता है? अगर कोई बाहर का प्लेयर आकर इंडिया में कॉम्पिटिटिव प्राइस दे दे और क्वालिटी बाकी प्लेयर से बेटर दे दे,
इससे क्या होगा बेटा, इससे कस्टमर्स की लॉटरी निकल जाएगी। किसकी लॉटरी निकल जाएगी? इंडियन कस्टमर्स की लॉटरी निकल आएगी। उन्हें तो मजे आएंगे, कहेंगे अब तो और सस्ते में हम जा सकते हैं प्लेन में। ठीक है, ओके। अब यहां पर मान लो कि अगर नुकसान किसको होगा? हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स को, क्योंकि उनका मार्केट शेयर एकदम खराब हो जाएगा। हो सकता है ये सारे उड़ जाएं, ये सारे इंसॉल्वेंसी में चले जाएं। यस और नो? इससे क्या होगा? इंडिया की मार्केट के प्लेयर्स खत्म हो जाएंगे और हो सकता है भाई ये अपनी क्या बना ले? मोनोपोली बना ले, यानी हमारा ये सेक्टर इसके कंट्रोल में आ जाए। बड़ी दिक्कत वाली बात है यार ये तो आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट किसी भी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस पर नॉर्मली अगर वो सेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है तो उसमें गवर्नमेंट अपना अप्रूवल लगाती होगी कि भैया पहले मेरे पास आओ, इस सेक्टर, क्योंकि ये सेक्टर हमारी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही किसी को भी इन्वेस्ट करने नहीं दे सकते हैं, पहले हमसे अप्रूवल लो। यस और नो? तो ऐसा कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है ना भैया, अप्रूवल भैया कर सकती है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। तो इसी चीज को लेकर बेटा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट की बात होती है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या अदर अथॉरिटीज को बिठाया हुआ है कि अगर बाहर का बंदा कोई इंडिया में बिजनेस करने आता है, बाहर का बंदा कोई इंडिया में बिजनेस करना आता है तो उसे इस सेक्टर में अलाउ करेंगे या नहीं, बाहर के प्लेयर को इस सेक्टर में अलाउ किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, यह भी डिसाइड करेगा। और कितने परसेंट बिजनेस में वो अपना स्टेक डाल सकता है यह भी डिसाइड किया जाता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के थ्रू, यह भी डिसाइड किया जाता है, जो कि जिसको हम बोलते हैं एफडीआई की लिमिट्स, कि एक पर्टिकुलर सेक्टर में बाहर का प्लेयर कितने परसेंट शेयर्स खरीद सकता है, कितने परसेंट खरीद सकता है, वो सारी बातें बेटा बताई जाती हैं। ठीक है, ओके सर। सेम अब मेरा क्वेश्चन है, आप बताओ, अगर मान लीजिए खुशी प्रसाद जो हमेशा हमारी क्लास में सोती रहती है, खुशी प्रसाद जो हमेशा हमारी क्लास में सोती रहती है या ये बताकर रोती रहती है कि मैं सोती रहती हूं, तो खुशी प्रसाद जो है उसका ड्रीम है, पता नहीं उसका सपना क्यों है, होना नहीं चाहिए, बट उसका ड्रीम है कि वो पाकिस्तान में 5 एकड़ लैंड खरीदना चाहती है। ये कैसा ड्रीम है यार खुशी, तुम्हारा कैसा ड्रीम है? ठीक है, कह रही है पाकिस्तान में 5 एकड़ लैंड मैं खरीदना चाहती हूं, मेरा ड्रीम है, बचपन से रहा है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या खुशी को यह खरीदने से पहले फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट देखना पड़ेगा या नहीं देखना पड़ेगा? पैसा तो उसके पास आ गया, पैसा तो उसके पास आ चुका है, ये पैसा बहुत कमा लिया भाई। सीए बनने के बाद पैसे की कमी थोड़ी होती है, सब लोग गुरप्रीत सर जैसे थोड़ी रह जाते हैं। मोस्टली लोग तो नितिन सर जैसे अमीर या आपके जसमीत सर जैसे अमीर बनते हैं, बहुत रेयर लोग होते हैं जो गुरप्रीत सर जैसे रह जाते हैं। तो यहां पर बेटा खुशी को इस ट्रांजैक्शन को लेने से पहले फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट पढ़ना पड़ेगा, इंडिया का भी और इंडिया का भी, और अगर पाकिस्तान में हो सकता है इस नाम से ना हो बट किसी नाम से रिलेटेड तो यह एक्ट होगा, पाकिस्तान का भी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट पढ़ना पड़ेगा। पहले यहां देखेंगे अलाउड है कि नहीं,
फिर वहां देखेंगे दोनों कंट्री के लॉ अलाउ करते होंगे तभी तो खरीदेंगे। ठीक है, तो ये चीज के लिए बेटा हमें फॉरेन एक्सचेंज देखना होता है। फॉरेन करेंसी का मतलब क्या होता है बच्चों, कोई बता सकता है? व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन करेंसी? वैसे तो आज हमें दूसरा टॉपिक पढ़ना था, बट क्योंकि टाइम कम रह गया इसलिए मैंने उस टॉपिक को उठाया नहीं। तो यहां पर बेटा फॉरेन करेंसी का मतलब होता है अदर देन इंडियन करेंसी। यानी इंडियन करेंसी को अगर मैं ना काउंट करूं, इंडियन करेंसी कौन सी है? इंडियन रुपीस। ठीक है, इंडियन करेंसी कौन सी है बेटा? इंडियन रुपीस। इंडियन करेंसी के अलावा बाकी कोई भी करेंसी होगी उसे हम क्या नाम देंगे बेटा? फॉरेन करेंसी। जैसे कि यूएस का डॉलर, सिंगापुर का डॉलर, हाँ कि ना, सिंगापुर का डॉलर। ठीक है, दुबई गया था, दुबई में चल रहे थे दिराम्स। क्या चल रहे थे? दिराम्स चल रहे थे। तो ऐसे ही सारी करेंसीज को जो बाकी कंट्रीज की है उन्हें हम फॉरेन करेंसी कहते हैं, उन्हें इस एक्ट में फॉरेन करेंसी का दर्जा दिया जाता है। एक बारी सारे के सारे बच्चे बस ये डेफिनेशन पढ़ लो। आज हमने क्लास में सिर्फ एक डेफिनेशन पढ़ी है, इस डेफिनेशन को रीड आउट कर लीजिए। बच्चा पूछ रहा है नेपाल का रुपीस। बेटा सिंपल सी बात है, इंडियन करेंसी को छोड़कर बाकी कोई भी करेंसी है उसे इस एक्ट में हम फॉरेन करेंसी मानेंगे। ठीक है, तो यहां पर बच्चों मैं क्लास खत्म करता हूं। जो टॉपिक मैं पढ़ाने आया था वो तो नहीं पढ़ा पाया, बट इट्स ओके, ऐसा जिंदगी में कभी कभी हो जाता है। ठीक है, बेटा क्रिप्टो जो है वो एक लीगलाइज्ड करेंसी नहीं है। ठीक है, नाजिर पूछ रहा है ये चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है? बेटा मैंने आपको नाजिर बेटा एक वेटेज दिखाई थी, उस वेटेज के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। किसी लेक्चर में तो मैंने दिखाई थी और वो वेटेज गूगल ड्राइव में भी अपलोडेड है। चलिए टाटा बाय बाय, कल मिलेंगे, कल हम जोरों शोरों से चैप्टर को आगे लेके चलेंगे।